नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वीकली यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास लाई जाती है। हर रविवार को जो है ये आपकी क्लास चलती है, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा इस रविवार को नहीं चल पाई थी, तो यहाँ पर आज सोमवार है तो आपकी ये क्लास चल रही है। मैं वीकली करंट अफेयर्स कभी नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स इतनी ज्यादा जरूरी होती है। एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो पूरा समुद्र है, मतलब समुद्र है। इस समुद्र को अगर मैं एक वीक छोड़ दूं तो ये आगे चल करके और ज्यादा बोझ बन जाता है, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट्स भी हमें पढ़ना है ना। पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना है, विश्व भूगोल पढ़ना, मतलब इतनी चीजें हैं। और ऊपर से करंट अफेयर्स जो मान के चलो कि क्या ही कहा जाए, इसको पढ़ने के लिए ये ऐसी सब्जेक्ट है ना, इसे तुम एक दो दिन में आसानी से पढ़ भी नहीं सकते। ये कुछ ना कुछ रोज नया होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्लास हर वीकली में लेकर के आता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर होते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ही ज्यादा, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, चाहे किसी भी राज्य के, आप एसएससी एग्जाम देने वाले हो, कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम देने वाले हो, यहां तक कि मैं कह रहा हूं लोअर पीसीएस देने जाने वाले हो, तो ये जो चीज मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वो इतना डिटेल में पढ़ाई जाती हैं कि तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लास ऐसी क्लास है जहां तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, इस चीज को तुम अच्छे से जान लो, ठीक है। तो अगर रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है, तो आप लोग इस क्लास को देख के, खुद ही देख के समझ जाएंगे कि ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये सही है या हवा हवाई है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं समय ना गवाते हुए। ये देखिए भैया, ये मेरी जो है पर्सनल इंस्टा आईडी है, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाए, के जी लव सिंप्लिसिटी। और ये है मेरा जो है चैनल आईडी, जो दृढ़ता /क्लासेस/31 से है। ये दोनों मेरी इंस्टा आईडी, यहाँ के जरिए आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। और चलिए अब समय ना गवाते आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और ये एक पूरी सीरीज चलाई हुई, इसकी मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग वहां से पढ़िए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्यों ये जरूरी है, ठीक है, क्यों ये क्लासेस जरूरी। आप अभी इस क्लास से ही समझ जाएंगे कि पुरानी क्लासेस भी क्यों आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। चलो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 2024, ठीक है, फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 2024 के संबंध में सत्य कथन क्या है बताइए। यहां प्रश्नों को देखेंगे ना, हर वो हॉट टॉपिक, हर वो प्रश्न, जैसे कि आपको पता है ना कि यूपी पीसीएस हो गया, कुछ राज्यों में जो है लोकेशन वाइज क्वेश्चन अच्छे कहा जाते हैं, तो यहाँ आपको भी मिलेगा, विथ मैप मिलेगा, कैसा मैप के साथ डिटेल में। उसके बाद कुछ स्टेट्स में होता है जो रिपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी मिलेगा। कुछ स्टेट्स क्या होते हैं कि वो समझौते जो होते हैं उस पर ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, तो सारी चीजें आपको यही मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं पूरी प्रश्न क्लास देखना, अभी समझ जाओगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, इसमें 152 देशों में आर्थिक समृद्धि की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है, ठीक है। ये दो कथन है। आप बताइए, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, मैं आपसे रोज कहता हूं भैया हर क्लास में कि डेली अगर आप 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद आके मेरी क्लास देख लीजिए, अगर आपको उसमें से प्रश्न मिल रहा है तो जान के चलिए आप सही पढ़ रहे हो, नहीं मिल रहा है तो ऐसे प्रश्नों को ढूंढना सीखो, उसको समझना सीखो। क्योंकि मेरी क्लास जो होगी ना दोस्तों, ये वो क्लास होती है जो मलाई छाट के लाता हूं। जैसे आपको तंदुरुस्ती के लिए कहते नहीं, तंदुरुस्त होना तो मलाई खाना जरूरी होता है, हट्टा कट्टा बनना हो, वैसे आपको एग्जाम में अगर सॉलिड नंबर लेकर आना हो, अपनी तैयारी को सॉलिड करना हो, तो ये मलाई प्रश्न करने जरूरी होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया था, आइए स्लाइड में जानेंगे। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था, यानी कि यहां पर इससे क्या पता लग रहा है कि जो ये पहला कथन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, तो पहला कथन सही है। वहीं दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, 107 देश में, देखिए भैया यहां पर 107 देश की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या बात कर रहा है, 152 देश की, यानी कि दूसरा कथन गलत है, यानी कि क्या, केवल एक सही है। यानी कि इस रिपोर्ट जो फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट जो आई थी, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा लाया गया था, जिसमें 107 देशों की जो है आर्थिक समृद्धि की गुणवत्ता का जो है किया गया। और इसे जो है 4 स्तंभों, देखो ध्यान समझो, अब हम बढ़ेंगे आगे कि ये प्रश्न बेसिकली है क्या, इसमें क्या क्या चीजें थी उसको अब जानेंगे। इसमें 4 स्तंभों के तहत आकलन किया गया। वो 4 स्तंभ क्या थे, पहला था नव परिवर्तन, दूसरा था समावेशी, तीसरा था संधारणता और चौथा था लचीलापन, जिसकी अंग्रेजी भी साथ में लिखी हुई है, आप इससे समझ सकते हैं। नव परिवर्तन का वैश्विक औसत 45.2 था, जबकि भारत का 40.2 था। यानी कि भारत का जो ओवरऑल क्या नाम है,
अंक था वो वैश्विक औसत से कम था। किसमें? नौ परिवर्तन में। समावेशित में जहां 55 था विश्व का, वहीं भारत का कितना? 41 पॉइंट, यानी समावेशित में भी कम था। उसका संधारणता में जहां 46.8 था, वहीं भारत का 56 था। यानी कि संधारणता यानी क्या? सस्टेनेबिलिटी में भारत का अंक अच्छा था वैश्विक से। और लचीलापन में जहां 52.5 था, वहीं भारत का 51.2 था। यानी कि जो रेजिलेंस है इसमें हम लगभग एक वैश्विक औसत के बराबर पहुंच चुके हैं। तो उसमें जो है भारत लगभग आप देख लेंगे एक 1.3 से पीछे उतना एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जहां आपका 10-10 और 12-12% का अंतर है, 15-15, वो थोड़ा चिंताजनक की बात है, ठीक है। तो समझ गए ये रिपोर्ट क्या था, कैसे था। अब इससे कोई भी प्रश्न तुम्हारे कथन के अनुसार आएगा, कैसे भी आएगा, गलत नहीं होने वाला। इसमें मैंने भारत का भी जिस्ट बता दिया कि इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या चीजें थी, ठीक है। समझ गए। इन चारों स्तंभों के आधार मैंने बता दिया कि भारत की किसमें क्या रैंकिंग थी, किसमें अच्छा कर रहा है, और ये कैसे आका जाता है, कितने देश होते हैं, कौन लाता है, क्या चीजें थी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कि सरकार ने 2047 तक, देखो इंडिया की बात हो रही, इस्पात निर्माण प्रक्रिया में स्क्रैप मतलब क्या होता है? स्क्रैप होता है जैसे आप लोग कोई चीज यूज करते हैं, मान के चलो लोहा यूज किए, अब लोहा यूज करने के बाद वो खराब हो जाता है, उसे स्क्रैप कहा जाता है, ठीक है। समझ के उपयोग के हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अर्थात ये कह रहा है कि हमारे यहां पर जैसे इस्पात बनता है, तो इस्पात बनने में एक होता है कि रॉ आयरन आता है, उससे जो है प्रक्रिया द्वारा बनता है। एक है कि हमारे पास ऑलरेडी आयरन बना हुआ है, उसको हम पुनः साइकिल में ले आते हैं। आप जानते हो ना रिसाइकिल, तो यार रिसाइकिल करने की बात हो रही है। तो रिसाइकिल के जरिए स्क्रैप का उपयोग करके कितने प्रतिशत जो अब इस्पात बनाया जाएगा उसमें रिसाइकिल का वेटेज, मतलब इतना प्रतिशत आपको हर हाल में स्क्रैप का उपयोग करना है, ठीक है। ये आपको जानना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, आइए जानते हैं। जी भैया कितना? 50% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया। कितना? 50%। अगर आपका जवाब यहां पर क्या डी था तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर आपका जवाब डी था तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे देखो क्या है। वर्तमान में क्या है कि जो लौह अयस्क है ये इस्पात निर्माण का प्राथमिक स्रोत है। मैंने बताया ना कि जो रॉ है उससे मेनली बनाया जाता है। वहीं स्टील स्क्रैप उस इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल का द्वितीय स्रोत है। यानी कि अभी भी जो बहुत बड़ा उत्पादन जो हो रहा है इस्पात का, वो प्राथमिक स्रोत के रूप में जो लौह अयस्क आ रहा वो है, सेकेंडरी के रूप में हम स्क्रैप का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है, इस्पात निर्माण में लौह अयस्क की बजाय अगर स्टील स्क्रैप, मतलब वही स्टील जो क्या कबाड़ हो चुका है, अगर करेंगे तो इससे जो आपका उत्सर्जन होता है उसमें 25% तक की कमी आ सकती है। यानी कि भारत जहां 2070 तक आपको पता है कि शून्य उत्सर्जन की तरफ बढ़ रहा है, और जो है 2030 तक वो जो है अपने यहां पर इसको कम करने का लक्ष्य रखा है। इन सब प्रक्रिया की तरह अगर भारत को हासिल करना है तो ये बहुत सफलतापूर्वक हासिल किया सकता है, ठीक है। अब देखो कुछ लोग सोचोगे सर आप इतनी लंबी क्यों बताते हो। माय डियर, आपको मेंस भी लिखना होता है, ठीक है। एक चीज समझिए, मेंस लिखना होता, मेंस में ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तुम इन्हें यहां जाने रहोगे तब आप मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही बेधड़ाक से करोगे, निबंध लिखने जाओगे बेधड़ाक से करोगे। ये सब चीजें जाने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा वन डे एग्जाम नहीं है, तुम्हें ये भी पढ़ना है, उसके बाद क्या निबंध भी लिखना है। ये सारी चीजें तब अच्छे से होती है जब जितना जाने रहोगे लिखने में वही काम आता है, ठीक है। बाकी वन डे एग्जाम वाले अगर जान लोगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा, वरना 50% नहीं, तुम इतने चीज को जानोगे तो चीजें धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में क्या होती हैं, बैठती हैं। इस चीज को समझो। देखो क्या है, भारत में जो आपका कुल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यानी C2 गैस का जितना उत्सर्जन होता है, उसमें इस्पात क्षेत्र से अकेले 12% आता है। केवल पूरे उत्सर्जन का 12% आपका केवल जो है किससे आता है भैया, इस्पात के प्रोडक्शन से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। वहीं आपको पता है भारत में राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 जो है बनाई गई थी 2017 में। इसके अनुसार यह था कि 2030 तक, यह लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट, 2030 तक हम 300 मिलियन टन, कितना, 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखें। मतलब इन्होंने कहा है कि 2030 तक हमारे देश में 30 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया जा सके हर साल, ये हमें हासिल करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग में, आपके निबंध में, आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल पता है कथन वाले प्रश्नों का जमाना चल गया है, तो कथन वाले प्रश्नों में आपको कहां से क्या पूछ लेगा नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, बहुत ज्यादा जरूरी है। डिटेल में पढ़ोगे रटना नहीं पड़ेगा। इसरो ने सूचना या खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। आप लोग को मैंने पिछली क्लास में इसी सीरीज में मैंने आप लोग को बताया हुआ है
कि आज के डेट में पहले जैसे वार 3 जगह पर होते थे, क्या था, थल सेना, वायु सेना और कौन थी, जल सेना। लेकिन आज के डेट में एक नया आ गया है, वो है साइबर वार। साइबर वार मतलब स्पेस वार इसे कहते हैं, ठीक है। वहां के जरिए भी अब हो रहा है। तो स्पेस वार के जरिए हम दूसरों पर नजर रखते हैं, हम वहां पर अपने जो है मिसाइल्स को तैनात कर रहे हैं। इसी सीरीज में मैंने इसी जो है क्लास में मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि कौन कौन से देश उसको हासिल कर चुके हैं। इसके लिए आप मेरी क्लासेस को देखिए, इसीलिए कहता हूं बहुत चुन के प्रश्न लेकर के आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। आप इस क्लास से समझ जाएंगे और पुराना देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो चलिए भैया यहां पर देखते हैं क्या है कैसे है। तो जितने लोगों ने यहाँ किया 50 उपग्रह, जी भैया देखिए अगले 5 सालों में 50 उपग्रह, कौन, इसरो ने भैया। इसरो आपको पता ना भारत का, इतना तो पता है ना आप लोगों को। तो इसरो भैया आपका जो भारत का है, इसने जो है 50 अगले 5 साल में 50 उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। देखिए क्या होता है इसमें, यह होगा कि पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों के एक समूह को स्थापित किया जाएगा। मतलब अलग अलग कक्षाओं में पूरा ऐसे जाल बना दिया जाएगा जिससे पूरी निगरानी की जा सके। इसका उद्देश्य सैनिकों की गतिविधियों की निगरानी करना और हजारों किलोमीटर क्षेत्र की इमेज लेना है। मैंने बताया नहीं, जैसे क्या होता है बिग बॉस देखते हो, बिग बॉस में 150 कैमरा बताते हैं लगे होते हैं, क्यों, क्योंकि वो हर आपकी एक्टिविटी को जो है क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो वैसे ही कुछ बनाया जा रहा है कि हर पृथ्वी की हर एक्टिविटी को कैप्चर किया जाए। आज तो पता है कि आज जो है गूगल मैप पे जा करके आप अपने घर के छत की फोटो देख सकते हो ना। तो सोचो क्या बड़ी बात होगी, लाइव लोकेशन के साथ भी आप देखो अभी। लेकिन गूगल पे लाइव शायद नहीं होता है, बस दिखा देगा क्या है, लेकिन लाइव नहीं हो पाता। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है अदानी, जी भैया अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला इस समय बिजनेस टाइप है। इसने किसके लिए दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ठीक है, मानव रहित हवाई वाहन शुरू किया है। देखो क्या है, हवाई वाहन है मानव रहित, मतलब इसमें मानव की जरूरत नहीं होगी। इन चारों में से किसके लिए किया गया, नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ठीक है, हवाई वाहन शुरू किया। जवाब दीजिए क्या होगा, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, बीएसएफ या इंडियन एयरफोर्स। देखिए अब आप लोग एक बार सोचिए, क्या आपके प्रश्नों में ये सारी चीजें हैं कि नहीं, ये बताओ। आप लोग सोचोगे, देखो करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है कि अगर तुम लोग मान के चलो कुछ पिछला पढ़ लियो, मान के चलो जैसे मान के चलो एग्जाम है, करंट अफेयर्स को हमेशा पढ़ते रहो। कुछ समय बाद करंट अफेयर्स पुराना हो जाता है, हमारे काम का नहीं रहता। लेकिन जो पुराना हुआ रहता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान देकर जाता है जो आगे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। या प्रश्नों में देखोगे कि वही ज्ञान इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो पुराना होता है कहीं ना कहीं स्टैटिक बन जाता है ना। करंट मतलब जो आज हुआ और जो पुराना हो जाता है वही स्टैटिक हो जाता है। बात समझना, जलोढ़ मिट्टी बांगर मिट्टी का समझते हो ना, मतलब वही है आपका करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। तो यहां पर जानते हैं क्या है, तो देखो इसे भारतीय नौसेना और इंडियन नेवी, ठीक है, जिसे भारतीय नौसेना या क्या इंडियन नेवी कहते हैं, इनके लिए जो है दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है बनाया गया, जो मानव रहित है। इस ड्रोन ने हैदराबाद से पोरबंदर तक, देखो यहां से प्रश्न बन सकता है कि ये हुआ तो ये कहां से कहां तक था, तो हैदराबाद से पोरबंदर तक अपनी यात्रा शुरू की। यह पहला, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, पहला स्वदेशी रूप से निर्मित मानव रहित हवाई वाहन है जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। इसमें 60% से अधिक जो है स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। समुद्र, देखो इसका प्रयोग क्या होगा, समुद्री डकैती को रोकने के लिए, अभियानों को, अन्य समुद्री मिशन की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसे देखो यहां ध्यान समझना, इसे स्टैंग 4671 प्रमाणन पत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो नाटो समझौते के तहत। ये प्रमाण पत्र किन्हें मिलता है, दरअसल ये होता है कि ये जो बना हुआ है, ये कैपेबिलिटी है इसके अंदर, ये इन चीजों की जो है एक क्वालिफिकेशन होती है उसको पूरा करता है। तो ये जो है प्रमाणन मिला स्टैंग 4671, जो कौन भैया जारी करता है, नाटो, ठीक है, जो नाटो के समझौते के तहत स्थापित मानक है, ठीक है, समझ गए। अब ये भी तुमसे प्रश्न पूछ ले, कितने लोग को पता है ये बात, कितने लोग को पता है कि ऐसी जो है प्रमाण पत्र जो है नाटो के द्वारा दिया जाता है। बहुत चुन चुन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आता हूं, इसके शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, वरना क्लास पढ़ी हुई इसे रिवीजन जरूर कर लिया करो हफ्ते में एक बार, ठीक है, क्योंकि हफ्ते में एक ही करंट अफेयर्स क्लास लाता हूं, बार रोज नहीं पढ़ाता मैंने, बार रोज मेरा पढ़ाने का काम नहीं भैया, चुन के लाऊंगा, अच्छा लाऊंगा, ठीक है, मैंने आप लोगों से कई बार कहा हुआ है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सर्वशक्ति आर्मी द्वारा स्थापित किस क्षेत्र में चलाया गया, चलो बताओ, आर्मी द्वारा किस क्षेत्र में चलाया गया ऑपरेशन सर्वशक्ति,
चलो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ सभी लोग यहाँ पर जवाब दे दोगे। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर जवाब दे दोगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर अब ये से तुम्हें लग रहा है कि भैया मेरे नोट्स में नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो माय डियर ये सब बहुत पुराना नहीं है, ये सब अभी 2 महीना 3 महीना पुराना है, बहुत पुराना है नहीं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। तो चलो, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मैं बार बार कहता हूँ ना, मैं थोड़ा सा लेट चलता हूँ जिससे आप लोग की चीजें क्या रहे, रिवीजन में रहे, कनेक्ट में रहें, आप गलती ना करें, और जो इंपॉर्टेंट है वो लेकर आता हूं। डेली आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, मैंने बार बार कहा। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में सैनिकों पर बार बार हो रहे हमलों के बीच आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया। ठीक है, तो कहां पर भैया, आपके ये जम्मू कश्मीर में। जिन्होंने क्या सी जवाब दिया वो सही कर ले, बाकी मैंने सारी चीजें आपको बता ही दी। देखो, दरअसल 2003 में आपका शुरू किया गया ऑपरेशन सर्वविनाश की तर्ज पर ये एक योजना है सर्वशक्ति। इसमें जो है थल सेना, इसके तहत थल सेना पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के दोनों ओर सक्रिय आतंकवादियों को जो है निपटेगी। निपटने का मतलब क्या होता है, टाटा बाय बाय सी यू खत्म। ठीक है, ये करती है। चलो समझ गए, इसमें कुछ और मुझे बताने की जरूरत है नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल के संबंध में सत्य कथन क्या है बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके पूछ ले जाते हैं। जवाब, इसमें 3 कथन आपको दिखेंगे और तीनों में आपको बताना है कि क्या है इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए जवाब देते रहिए भैया। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो देखो भैया, यह सतह से, यह जो है सतह से हवा, सात नहीं भैया सतह, माफ करिए गलत लिखा। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 80 किलोमीटर है और ये पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया। ठीक है, चलिए कितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं डिटेल में क्या है कैसे है। चलिए, तो आप देखिए, इसे जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी क्या DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। जो क्या होता है, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि पहला कथन आपका सही हो गया। दूसरा कथन क्या कह रहा है, जो तीव्र गति से आने वाली हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है, यानी कि अगर जो एक होता है नहीं सुपर सोनिक मिसाइल्स, तो उन्हें भी ये खत्म करने में सक्षम होगा। इसकी रेंज लगभग 80 किलोमीटर, यानी कि आपका क्या, दूसरा पॉइंट भी सही होता। तीसरा क्या कर रहा है, इसे पूरी तरीके से आपके कहाँ डिजाइन किया गया है, तो ये भैया DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित है। तो यानी कि यहाँ 1 2 3 कह भी रहा है, यानी कि इसके सारे कथन सही है। और देखो इसमें जो है, जो ये आपका है आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल, इसमें आप सर्च कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और फायर कंट्रोल जैसे तीनों कार्य जो इसमें किए जा सकते हैं, जो एक मिसाइल के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या, तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है, तीनों के तीनों कथन यहाँ पर इसके सही है। ठीक है, चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट 15B। आपको पता है प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित INS इम्फाल किस नंबर का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसी तरह से भैया क्लास चलती, एकदम मजे में, एकदम आराम से, हल्के हल्के आपकी क्लास होती है, जहां आपको पूरा समय दिया जाता है कि आप अपने दिमाग पे जोर डालो कि हाँ यार हम पढ़े तो थे, क्या ये पढ़े थे इसमें सही है कि नहीं। वो हड़बड़ी वाली क्लास नहीं, वो फालतू का भौकाल बनाने वाला काम नहीं। ठीक है, जल्दी पढ़ा दो, बच्चों को डरा दो, फिर बच्चे कह रहे नहीं। यहाँ आपको ऐसे पढ़ाया जाता है कि आप एग्जाम पेपर में वैसे ही सॉल्व करने का मौका मिलेगा, और उसी तरीके से अगर आप यहाँ जवाब दे रहे तो वहां भी जवाब दे देंगे। ठीक है, ये मेरी जो है पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आपको बहुत, ये पढ़ो ऐसे जैसे कि आप पेपर में बैठे हो। जिस दिन से मेंटेलिटी के साथ तुम करने लगे उस दिन से कोई तुम्हें पीछे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने देखो प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापट्टनम श्रेणी, जरा सा प्रोजेक्ट जो 15B है इसका विशाखापट्टनम श्रेणी है। ठीक है, जाने लेना। इसमें 4 जहाज का विकास करने की बात की गई थी, जिसमें से आपका INS इम्फाल जो है तीसरा मिसाइल विध्वंसक पोत है। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा भैया, सी। जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। आगे थोड़ा सा और जानते हैं। देखो जैसे ही आपका विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट 15B था, वैसे आपका प्रोजेक्ट 15A था जिसे कोलकाता श्रेणी कहा गया, और प्रोजेक्ट 15 था जिसे क्या दिल्ली श्रेणी की सीरीज जो है कहा गया। तो 15, 15A, 15B अगर आपसे कहीं पर दिया है कि मिलान करिए तो आपको किस श्रेणी संबंधित है, अब आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, चल INS इम्फाल का निर्माण कहां भी है, तो मुंबई स्थित क्या मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, तो यानी कि इंडिया में ही हुआ है। इसमें सब 75% सामग्री स्वदेशी है। बहुत बड़ी बात, अगर 75% हम अगर इंडिजीनियस चीजों को प्रयोग कर रहे हैं और क्या चाहिए यार, यानी कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, जैसी स्वदेशी टॉर्पीडो लॉन्चर आदि से लैस है, यानी कि है भैया। ब्रह्मोस जानते हो ना कि बहुत हैवी और बहुत अच्छी मिसाइल है इंडिया के लिए।
तो इन सब चीजों से लैस है। ब्रह्मोस आज की डेट में हम दूसरे देशों को देते हैं क्योंकि उसमें इतनी खासियत है। ठीक है, समझ गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित, चले भैया ये अभ्यास से बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या है, और डिटेल में भी जानेंगे कुछ अभ्यास जो है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग यहां पर सही जवाब देते हैं। कौन सा सुमेलित, यानी कि 4 में से 3 तो आपके जो है गलत है, एक जो है सही है, तो वही आपको सुमेलित करना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। साइक्लोन अभ्यास, डिजर्ट साइक्लोन, खंजर अभ्यास, अभ्यास आयुत्थाया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए भैया। चलो भैया देखते हैं कौन सा सही है क्या नहीं। अब थोड़ा देखते हैं, हो गया ना, दिमाग पे जोर डाल दी इसलिए मैं चुप भी हो गया था कि चलो इसका सही जवाब क्या है, डी। यानी कि अगर इसमें से कोई सही है तो अभ्यास आयुत्थाया सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत है, तीनों के तीनों गलत है। अब देखो यहां पर अच्छे से मैं करूंगा, बताऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा तो अच्छा होगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खंजर अभ्यास जो आप देख रहे हो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है होता है, कहां पर, जो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। ठीक है, साइक्लोन अभ्यास आप जो देख रहे हो ये भारत और मिस्र के बीच जो है इस साल जो हुआ दूसरा संस्करण है जो मिस्र में हुआ था, और इसमें भारतीय वायुसेना ने नाइट अभ्यास का जो है क्या किया था, आयोजन किया था, जिसमें फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने भी भाग लिया था। यानी कि साइक्लोन में भारत, मिस्र के साथ फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का भी भाग लिए थे। उसका क्या, डिजर्ट साइक्लोन। ठीक है, देखो थोड़ा छोटा लिखे से मैं पढ़ पढ़ के बता रहा हूं। डिजर्ट साइक्लोन में भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इन दो देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास था। ये बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास था। इसमें इन दोनों देशों के अलावा अन्य देशों के लोग भी थे, जिसमें क्या भारतीय नौसेना और अन्य भागीदारी देशों की नौसेनाओं के बीच हुआ था। अभ्यास आयुत्थाया भी मैंने बताया जो सही था, क्या, भारत और थाईलैंड, लेकिन यहां पर क्या था, थाईलैंड का नाम है रॉयल थाई नेवी। ठीक है, इनके बीच हुआ। और ये पहला, देखो ये पहला जो है क्या, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। इसके साथ साथ भारत थाईलैंड समन्वित गश्त, जिसे कॉर्पेट कहते हैं, उसका 36वां संस्करण भी आयोजित, मतलब ये जब अभ्यास आयुत्थाया हुआ था तो भारत थाईलैंड जो है समन्वित गश्त होता है, इसे अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में कॉर्पेट कहते हैं, उसका 36वां संस्करण भी हुआ। ठीक है, उसके बाद मिलन अभ्यास क्या है, यहां पर बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो हर 2 साल में एक बार होता है, और इसमें 4 देश, देखो ध्यान समझना, ये उसमें नहीं था ऑप्शन में, ठीक है, अलग से है। मिलन अभ्यास के इसमें 4 देश है, कौन कौन से भैया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, ये जो है भागीदार करते हैं। उसके बाद क्या है, सी ड्रैगन अभ्यास। क्या है सी ड्रैगन अभ्यास, ये भारत के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया एवं जापान की नौसेना भाग ली। तो ये जितना मैंने अभ्यास बताया है, अगर एक बार आप लोग देख लेते हो, लिख लेते हो, समझ लेते हो, एक बार उससे पहले रिवीजन भी कर लेते हो, यकीन मानो ऐसे ही प्रश्न आपसे आते हैं समुद्री, आपको देख लेंगे ऐसे जो है अभ्यास के बारे में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि किन 2 देशों के बीच है, ये कहां आयोजित हुआ था, कथन में पूछ लेता है, ये इस नंबर का था। ये 3-4 पॉइंट से ही आपके प्रश्न बनते हैं अभ्यास के बारे में, तो मैंने हर उन पॉइंट्स को यहां पर जगह दी है। अगर आप एक बार ध्यान से समझ लेते हैं तो आप जो है क्या होगा, खुशी से पेपर से करने के बाद बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं बार बार कह रहा हूं ना, मैं उन्हीं प्रश्नों को यहां जगह देता हूं जो वास्तव में प्रश्न पूछे जाते हैं। फालतू के प्रश्न ना मैं कराता हूं, ना मेरी आदत है। आप मेरी कोई भी करंट अफेयर्स क्लास देख लीजिएगा, नहीं पाओगे वो मुझे, इसीलिए मैं डेली क्यों नहीं लेकर आता हूं। मैंने हर क्लास में कहा भैया मैं डेली नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि डेली में तो आपको लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं, छान के लेकर आओ ना, क्योंकि पेपर में हर क्वेश्चन नहीं आता ना, पेपर बनाने वाला भी छान के क्वेश्चन उठाता है, तो छान के लाना है तो थोड़ा सा लेट लाओगे। मेरा करंट अफेयर्स 1-2 महीना लेट होता है, मैं खुलेआम कहता हूं, 3 महीना भी हो सकता है, लेकिन हाँ जो पढ़ाता हूं वो पढ़ लोगे तो उसके चांसेस बहुत है पेपर में आने के। ठीक है, या अगर प्रश्न आएंगे तो उससे कहीं ना कहीं रिलेटेबल आएंगे, इसीलिए मैं अगले जो स्लाइड में देखते हो इतना लंबा क्यों बताता हूं, यही रीजन है कि अगर उससे रिलेटेबल पूछे तो तुम गलत नहीं करो। क्यों, क्योंकि यहां मैंने पढ़ा है, तुमने पढ़ा है। ठीक है, चलो अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछ रहा है, कितना न्यूज में बना हुआ। अब देखो यहां पर कितने लोग सही करते हैं। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। उसका प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट में विलय कर दिया गया है। चलो अब ये सेकंड पॉइंट मैंने बताया हुआ अच्छे से इसी करंट अफेयर्स की क्लास में ही, अगर तुम लोग उसे सही से पढ़ो इसका जवाब दे दोगे। ये भी मैंने इसी क्लास में बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट टाइगर दरअसल इस साल काफी न्यूज में रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके 50 साल पूरे हुए हैं, इसी वजह से बहुत न्यूज में रहा है, तो आप लोग को इसके बहुत अच्छे से बारे में पता होना चाहिए। आइए
जानते हैं क्या है इसका सही जवाब अगली स्लाइड के द्वारा। वर्तमान में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए 2023 में। इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि इसका पूरा चीज कौन देखता है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। एक चीज जान के चलो, इसमें जो पैसा का आवंटन होता है, कोई भी योजना होती है तो केंद्र सरकार द्वारा पैसा आता है, तो पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों को दोनों प्रकार के मदों, एक होता है आपका गैर आवर्ती, एक होता है आवर्ती मद, तो दो प्रकार के मदों का लगभग जो है 90%, यानी कि कुल खर्चा का 90% केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाता है, यानी केंद्र द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो अन्य राज्य से आपका मध्य प्रदेश, अन्य जगहों पर जहां पर ये प्रोजेक्ट टाइगर चला जा रहा है, वहां पर गैर आवर्ती का जो है 60% और आवर्ती में जो है 50% ही जो है उन राज्यों को दिया जाता है केंद्र द्वारा, लेकिन पूर्वोत्तर और हिमालय को 90% पूरी खर्चा का दिया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर और इसका विलय कर दिया गया, ठीक है। अब वर्तमान में कितने भैया, 55 टाइगर रिजर्व है। क्यों? क्योंकि 2023 में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और धौलपुर करेली टाइगर रिजर्व नए के रूप में घोषित हुए हैं। तो यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2 जो है इसका सही जवाब है। कितने लोग दे पाए थे? कितनी चीजें तुम जाने, है ना, मजेदार। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर आप लोग के सामने कि भारत के राष्ट्रपति ने 2023 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया, इसके संबंध में सत्य कथन क्या है? अब देखो, यही तुम्हारे, जब तक नया पुरस्कार नहीं दिया जाता, यही तुम्हारे लिए लेटेस्ट है, और यही मुझे लगता है कि तुम्हारा अक्टूबर नवंबर से पहले नया आने वाला नहीं है, तो तब तक तुम्हें यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे स्वच्छता के बारे में, ठीक है। यहाँ पर काफी चीजें आप जानेंगे, आप जब करेंगे तो खुद पता लगे यहाँ काफी ज्यादा चीजें हैं जो आपके काम लायक है, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? मेरी क्लास में केवल पढ़ाई की चीजें पाओगे, ठीक है। बाकी जो मैंने इंस्टा आईडी दी है, जो एक मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी है, एक मेरे चैनल का इंस्टा आईडी है, आप अगर वो इंस्टाग्राम चलाते हैं जुड़िए, आपको वहां पर चीजें मिलती रहेंगी जो आपके लिए जरूरी है। बात क्या है ना कि क्लास चलाने के चक्कर में इंस्टा आईडी पे थोड़ा सा एक्टिव नहीं हो पाता हूँ, तो बात है कि जुड़े रहो, उसमें ना पैसा लगना कुछ लगना है, कुछ फालतू चीज मिलेगा नहीं, जुड़े रहो, जो भी जरूरी चीजें वहां डाली जाएंगी तुम्हें पता ही लगेगा, ठीक है। बाकी आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी मैंने इंस्टा आईडी दी हुई है। तो यहाँ पर इसका सत्य कथन क्या है, यानी कह रहा है कि थीम ये थी और इसके माने में पाटन, सासवड़ और जो है लोनावाला क्रमशः सीट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड का ये था। आइए अगले स्लाइड में जानते हैं, फिर यहाँ पर बढ़ेंगे क्या है इसका सही जवाब। तो यहाँ पर भैया इसका सही जवाब है केवल एक, यानी क्या है, केवल एक इसका सही जवाब है, यानी कि ये सही है ये गलत है, तो ए अगर आपका जवाब था तो सही है। लेकिन यही नहीं रुकेंगे, अभी आगे देखते हैं क्या है। इसकी शुरुआत देखिए, ये स्वच्छ जो सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में शहरी के अंतर्गत की गई। इसमें जो है जो शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हर साल होता है। इसमें 2023 का मूल्यांकन 4 चरणों में हुआ, ठीक है, और 4 चरणों में हुआ तो पहली बार हुआ। इसमें 4477 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें कुल कितना आपके जो है 9,500 अंक निर्धारित है, जबकि 2022 में जो हुआ था तो उसमें केवल 7,500 अंक ही थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शीर्ष 3 जो है, शीर्ष 3 कौन कौन से आपके जो है जगह रहे, जो आप कह रहे, तो इंदौर ओवरऑल, दूसरे नंबर पे सूरत, ये दोनों संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है। कौन से? इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पे, और तीसरे नंबर पर आपका नवी मुंबई जो है महाराष्ट्र का था, ठीक है। वहीं 1 लाख से कम आबादी के वालों के मामले में देखा जाए तो ससवाड़ जो महाराष्ट्र का था प्रथम था, पाटन गुजरात का सेकंड था, और लोनावाला महाराष्ट्र का तृतीय था, ठीक है। लेकिन वहां पर आपको देखेंगे तो ये क्रम में नहीं थे। उसके बाद आखिरी पॉइंट, महाराष्ट्र को भैया सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो सबसे स्वच्छ राज्य की अगर बात आएगी तो यहां पर महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है। तो ये चीज जाने रहिएगा, 1 लाख से कम में क्या है, बाकी ओवरऑल क्या है, 2023 में क्या मूल्यांकन में क्या चेंजेज हुए हैं ये जानना है, कब शुरुआत हुई थी, कौन करता है, हर एक पॉइंट जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, क्या है, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की? चलो बताओ, बता तो रहा हूं, ऐसे ही प्रश्न लेकर के आता हूं, यही सब पूछा ही जाता है कि भैया देखो जब अच्छा पढ़ोगे तभी तो अच्छा करोगे। क्यों? अच्छा पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी, इसके लिए मेहनत करता हूं भैया। हफ्ते में एक क्लास लेके आने का रीजन ये नहीं है कि जो है मेरे पास प्रश्नों की कमी है, मेरे पास पढ़ाने में मन नहीं लगता। बात है कि थोड़ा सा उस पर होमवर्क करना पड़ता है ना। बाकी आपको डेली तो 10 बजे क्लास चलती ही है प्रैक्टिस सेट की। अब थोड़ा सा पेपर और नजदीक आने दो तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी चालू हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो गर्मी से थोड़ा देख रहा हूँ बच्चे पढ़ना भी पसंद नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा सा मामला डिंग डोंग चल रहा है। मैं पढ़ाता हूँ, बहुत देखता हूँ कि किस प्रकार से अभी माहौल चल रहा है, मैं उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ।
तो यहाँ पर जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया है, भारत और डेनमार्क। तो चलो भैया, भारत और डेनमार्क के बीच जो है स्थापित हुआ है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, बी। अगर आपका जवाब बी आ गया तो सही बात है, वरना जान के चलो ऐसे प्रश्न आएगा फिर खोपड़ी खुल जाएगी। दरअसल इनके बीच 2020 में ही हस्ताक्षर हो गया था, जिसमें हरित रणनीतिक साझेदारी या ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है के हिस्से के रूप में जो आपका ये अलायंस बना है, ये वाला अलायंस, ये उसी का पार्ट है जो 2020 में हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। जिसका उद्देश्य, ये जो अलायंस हुआ इसका उद्देश्य भारत में संधारणीय ऊर्जा, ठीक है, यानी कि क्या, सस्टेनेबिलिटी एनर्जी, अभी मैंने बताया था, उसके विकास को बढ़ावा देना है। आपको पता है भारत ने 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन, आपको मैंने अभी इसी पॉइंट में बताया भी था, इस तक पहुंचने की जो है प्रयास में तेजी लाना है, ठीक है। हरित ईंधन को, आपको पता है हरित ईंधन को हरित हाइड्रोकार्बन या फिर क्या कहते हैं, जैव ईंधन भी कहा जाता है। ये स्टैटिक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, आपके डायरेक्ट प्रश्न में आ जाता है। अब इसे आप करंट अफेयर्स में पढ़ ले तो करंट अफेयर्स समझो चाहे स्टैटिक समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो यहां पर देखो क्या, बहुत ध्यान से पढ़ना, अमेरिका, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देश भी भारत से अलग अलग जो है इसी तरह की क्या है, ग्रीन एनर्जी पर साझेदारियां कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि डेनमार्क साथ पहली बार हो रहा है, भारत ने ग्रीन एनर्जी को लेकर सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अमेरिका जैसे देशों के साथ पहले से अन्य समझौते भी किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश इस श्रेणी में शामिल है, ठीक है। चलो इस तरह के समझौते में शामिल है। महासागरों से जुड़े एक अध्ययन से पता चला है कि 1981 से 2010 के औसत तुलना में 2023 के दौरान ग्लोबल ओशियन हीट कंटेंट का असर लगभग इतने गुना हो गया है। ग्लोबल ओशियन हीट कंटेंट, ओशियन माने महासागर, हीट मतलब जो है क्या है, उष्मा, कंटेंट मतलब क्या है कि कितना ज्यादा उसमें उष्मा की मात्रा बढ़ी है। तो ये कहना चाह रहा है कि 1981 से 2010 के बीच जितना आपके ओशियन महासागरों में जो उष्मा थी वो 2023 तक उस समय की तुलना में कितने गुना बढ़ गया है, ठीक है। यही इस प्रश्न का मतलब, तो कितने गुना बढ़ गया ये आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। देखो अब आप कहोगे कि सर ऐसे प्रश्न बहुत कम चांसेस है पूछने का, चलो मान लिया कम चांसेस है, मेंस लिखोगे, मेंस लिखोगे वहां क्वेश्चन आएगा। आज के टाइम में पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक बना हुआ है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे अगर पीसीएस लेवल का या कोई भी एग्जाम, पर्यावरण बहुत हॉट टॉपिक है, अगर आपको नहीं लग रहा है तो। क्यों, तो पर्यावरण से संबंधित चीज है कि नहीं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आपको प्री में आएगा, मेंस में आएगा, तो मेंस के लिए क्या अलग से पढ़ा जाता है क्या? हमेशा प्री को अगर मेंस के साथ मिला के पढ़ोगे तो खुश रहोगे। इसीलिए कहता हूं ना कि ये चीजें मैं यहां पर टाइम पास करने के लिए नहीं लाता हूं, इस तरह से पढ़ाने के लिए लाता हूं कि तुम्हारे पास कंटेंट हो। आंसर राइटिंग कुछ बड़ी चीज नहीं है, मेंस लिखना बड़ी बात नहीं है, निबंध लिखना बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हारे पास सही तरह की नॉलेज हो, सही तरीके का ज्ञान हो, लिख दोगे, आराम से लिख दोगे, बहुत अच्छे से लिख दोगे। बस पढ़ने के समय ध्यान रखो कि कंटेंट को सही रखो, जानकारी को मतलब क्या कहते हैं, सुनियोजित रखो और मन से पढ़ो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो देखो भैया इसका जो है आज की डेट में 3 गुना हो गया, कितना, इस 2023 तक जो है ये लगभग 3 गुना हो चुका। आइए जानते हैं डिटेल में। 2023 में जो विश्व के महासागरों के ऊपरी 2000 मीटर वाले हिस्सा में ऊर्जा की भंडार मात्रा जो है 246 जेट जूल, ये भैया जूल होगा, जूल, ठीक है, 246 जेट जूल पहुंच गई है, जो लगभग 1981 2001 से 10 के बीच की लगभग 3 गुना पहुंच गई है। सोचो कितना जो है गर्म होता जा रहा है आपका ओशियन, ठीक है, सोचो कितना 3 गुना पहुंच गया। 2023 में महासागरों में उष्मा की कुल मात्रा का एक तरह से जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, मतलब हिरोशिमा बम गिरने पर जितना उष्मा निकला था उसका करीब 4.6 अरब गुना के बराबर है। मतलब आज के समय में ओशियन में इतना हीट जो है उन्होंने अवशोषित कर लिया है कि हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद जितना गिरा तो उसका 4.6 अरब गुना आज की डेट में तुम्हारे जो है ओशियन हीट कंटेंट रखा हुआ। अब सोचो ये सब पॉइंट अगर मेंस आंसर राइटिंग में लिख देते हो, अगला एग्जामिनर पढ़ के तुम्हें अगले से जो है 1 नंबर बढ़ा के दे देगा। ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं भैया, लेकिन 1 नंबर बहुत होता है एक क्वेश्चन में बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग के चलते उत्पन्न होने वाले 90% ऊष्मा को अवशोषित करता है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग से आपके यहाँ पर ऊष्मा बढ़ रही है उसका लगभग 90% महासागर ही अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसीलिए अटलांटिक महासागर, उत्तरी और पश्चिमी प्रशांत महासागर और सदर पोषण वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं। तो यानी कि जो आपका प्रशांत महासागर है, चाहे उत्तरी ले लो चाहे पश्चिमी ले लो, और अटलांटिक महासागर होगा, तो ये सब जो है ज्यादा इसीलिए जो है गर्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है इतना ज्यादा हीट यहाँ जा रहा है, ठीक है। समझ के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है
चलो बताओ, भारत में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को किस राज्य में देखा गया? चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये भालू है, और ये जो है भालू है और दुर्लभ है, तिब्बती भूरा भालू है। आपको पता है ये भी चलेगा कि ये मतलब हमारे इंडिया से भी रिलेटेड है, ठीक है, पूछ लेता है थोड़े से स्पेसीज के बारे में, कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो पता होना चाहिए। बहुत आसान सा, इसमें कुछ ऐसा बहुत डिटेल वाली चीज नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग पढ़ लोगे। तो भैया सिक्किम में देखा गया, ठीक है, बहुत आसान सा बताने टॉपिक है। तो कहां पर देखा गया दोस्तों? सिक्किम में देखा गया। तो सी जितने लोगों ने जवाब दिया सही करो। बस एक दो छोटे पॉइंट कि इसे जो है तिब्बती नील भालू के नाम से भी जानते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, यानी कि पौधे या जानवर दोनों का भक्षण करते हैं। इनकी छाती पर जो है एक विशिष्ट वी आकार का, ठीक है, विशिष्ट वी आकार का सफेद निशान होता है। और ये जो भालू है मूल रूप से नेपाल, भूटान और तिब्बती पठार में पाए जाते हैं। बस ये छोटे पॉइंट है जो इसके बारे में जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्पेसिस से भी, इसीलिए जानकारी रखो, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओडिशा सरकार ने किस राज्य से कुंकी हाथी भेजने का अनुरोध किया? बताओ। अब देखो ये प्रश्न मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग जवाब दे पाएंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या हो? क्यों क्यों मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो कुंकी हाथी है ना, ये बहुत स्पेशल हाथियां होती हैं। इनका प्रयोग जो है स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में कुंकी हाथी के विषय में पूछ लेगा कि कुंकी हाथी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इससे आप दो तरह से करोगे, एक तो न्यूज में है ये पता लगेगा, दूसरी बात है किस सरकार ने दो सरकार सहयोग कर रहे हैं ये पता लगेगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी, एक प्रश्न से कई चीजें यहाँ पर साधी जा रही हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या तमिलनाडु जवाब दिया है वो सही कर ले। आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। कुंकी हाथी उसे कहते हैं ना, देखो कुंकी हाथी क्या होता है, ये बहुत ही प्रशिक्षित होते हैं, ठीक है। ये प्रशिक्षित होते हैं और कैप्टिव मतलब इन्हें जो है पकड़ के रखा जाता है, ठीक है। अब किसी को आप प्रशिक्षित करोगे तो पकड़ के रखोगे, खुले में छोड़ दोगे तो उसका प्रशिक्षण धरा जाएगा। अब जैसे तुम्हें अगर पढ़ाई करना है तो मेरी क्लास डेली दिखनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें मेरा एक हद तक मेरे इस चैनल का क्या ना, मेरे इस चैनल में तुम्हें कैप्टिव होना पड़ेगा। क्या मेरे इस चैनल को तुम्हें रोज देखना पड़ेगा, यहां से रोज सीखना पड़ेगा, तभी तुम क्या प्रशिक्षित हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद इन्हें उत्पाती जंगली हाथियों को काबू करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए इन कुंकी हाथियों का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है ना कि एक बार हाथी जब पागल हो जाता है तो इन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त इन हाथी का उपयोग वन गश्ती और बचाव कार्यों में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रशिक्षित होते हैं, इनका काफी उपयोग किया जाता है। तमिलनाडु से जो है, जैसे तमिलनाडु ने कुंकी हाथियों के जरिए बहुत ज्यादा जो है अपने यहाँ पर संघर्षों को रोका और काफी अच्छे जो है लाभ मिले, ठीक है। तो इसीलिए उड़ीसा सरकार ने जो है इन्हें वहां से मंगाया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में गिद्धों के संरक्षण के लिए वल्चर रेस्टोरेंट स्थापित किया है? बताइए किस राज्य में किया गया है, जवाब दीजिए। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अभी हाल ही में किया गया है, बहुत लेटेस्ट है, इन चारों में से एक ही राज्य में। तो इसका सही जवाब क्या है भैया? झारखंड, ठीक है। अब देखो ये रेस्टोरेंट है क्या, वल्चर रेस्टोरेंट क्या होता है, आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। यहाँ पर दरअसल झारखंड के कोडरमा जिले में, ठीक है, यहां पर जो है स्थापित किया गया। इसका क्या होता है, जो बीमार मवेशियों के इलाज में प्रयोग, ये बहुत ज्यादा डाइक्लोफेनिक, ये जान लेना, क्योंकि ये वो मतलब दवा है जो आपके जो है मरीजों को, जो होता नहीं मवेशी होते हैं उन्हें दिया जाता है रोगों के उपचार के लिए, लेकिन इससे जो है वल्चर जो गिद्ध होते हैं इससे जो है उनकी मौत हो रही थी। तो यहाँ पर उन्हीं मवेशियों को एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है गिद्धों के लिए, एक ऐसा जोन बनाया जा रहा है जहां पर उन मवेशियों को केवल दिया जाएगा जो ये दवाओं का सेवन नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए जो है क्या वल्चर रेस्टोरेंट उस जगह का नाम दिया गया है। तो ये आपके झारखंड में भी जो है स्थापित किया गया है। देखो यहां लिख रहा है वल्चर रेस्टोरेंट एक ऐसा क्षेत्र है जहां गिद्धों और उन मुर्दा जानवरों के खाने के लिए गैर विशाल और मवेशियों की मृत्यु शरीर डाल दिए जाते हैं, ठीक है, जो गिद्धों के लिए होते हैं, ठीक है। इस तरह के रेस्टोरेंट आपके महाराष्ट्र के क्या रायगढ़, चिरौली और नासिक जिले में है। पंजाब में भी आपका कौन से पठानकोट में है, और हिमाचल प्रदेश के आपके कांगड़ा जिले में पहले से स्थापित है, ठीक है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें जो है उत्तरी भाग यानी कि नॉर्थ इंडिया में 9 प्रजातियां आपके गिद्धों की पाई जाती हैं, और भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है जो 2020 से 25 तक के लिए बनी हुई है, ठीक है। अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है, तो उसी संरक्षण में सारी चीजें हो रही हैं। आपको पता है ना, हरियाणा के पिंजौर में आपको गिद्ध संरक्षण
बछड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, अब देखो इतनी सारे पॉइंट्स तुम्हें यहाँ गिद्ध से पड़ गए क्योंकि गिद्ध न्यूज में बना हुआ है। इसके लिए 2025 तक योजनाएं चल रही हैं। आपको पता है कि गिद्ध बहुत ज्यादा क्या होता है, ये पर्यावरण को इन्हें शुद्ध करने वाला भी कहते हैं। ठीक है, गिद्धों को। ठीक है, तो ये आपको जाने रहना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, 151वां प्रश्न है, कुरिल द्वीप किस महासागर में स्थित है? बताओ, कुरिल द्वीप। मैंने कहा ना, यहां आपको हर चीज देखने को मिलेगा। लोकेशन वाइज प्रश्न भी मिलेंगे जो न्यूज में है, जिससे प्रश्न बन सकता है। उसके आसपास, वो न्यूज की उस जगह के आसपास क्या चीज है उसको मैप के जरिए बताया जाएगा। तो आइए थोड़ा सा प्रश्न पढ़ते हैं, फिर आगे मैप देखेंगे, फिर और भी डिटेल में। यहाँ पर पहले डिटेल में जानेंगे, फिर मैप देखेंगे, जिससे एक बार पढ़ लें, जब उसको देख लेंगे तो हमारे दिमाग में छाप बन जाएगी। आइए, तो यहां पर क्या कह रहा है, तो कुरिल द्वीप भैया देख लीजिए। अभी क्या हुआ था, ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इस द्वीप पर 6.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। ये न्यूज में आने का रीजन है क्योंकि यहां पर तीव्रता आया था। ये द्वीप समूह ओखोटस्क सागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। यानी कि यहां पर एक चीज तो क्लियर होगी कि महासागरों में देखा जाए तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद देखो, रूस और जापान, ये दो देश इसके बगल में। यहां से देखो, अब ये आ गया, मैप में दिखाऊंगा, याद हो जाएगा। रूस और जापान जो ये इसके 4 द्वीपों पर अपनी अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं। तो यानी कि इनके बीच में ये लड़ाई भी है। अब देखो, ये रहा मैप आपके सामने। ठीक है, अब मैप है। अब देखो यहां पर मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या है। ये है सी ऑफ ओखोटस्क, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सी ऑफ ओखोटस्क है। यहां पर देखो क्या, ये आपका जापान है, ये आपका कौन सा जापान है, ये आपका साउथ कोरिया, और यहीं से आपका क्या लग जाता है भैया, रूस लग जाता है। तो जो यहीं पर आपका बताया जा रहा है, सी ऑफ ओखोटस्क को इससे अलग करता है। तो जो आप ये नहीं देख रहे हो, ये एरिया, ये कुरिल द्वीप है। ठीक है, यही आपका कुरिल द्वीप है, जो आपका ये होकाइडो से होकर के ये जा रहा है। ठीक है, ये जो आप छोटा छोटा देख रहे हो ना, ये ठीक है, ये देख रहे हो, ये सब, ये जो छोटा छोटा देख रहे हो, यही आपका क्या, कुरिल द्वीप है। ठीक है, और इन्हीं के 4 पर लेकर, दरअसल यहाँ पर पता है ये द्वीपों का समूह है, तो इन्हीं के 4 पर लेकर के रूस और जो है जापान के बीच में क्या चल रहा है, खटपट चल रहा है। ठीक है, मैप दिख रहा है ना, मैंने इसीलिए बता दिया कि कहां पर कैसा है। थोड़ा सा छोटा करके बड़ा कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा। हाँ देखो, यहां पर जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, रूस हो गया, मंगोलिया, चीन। अब यहां पर देखो, ये एरिया मैंने बड़ा किया। ठीक है, ये एरिया मैंने बड़ा किया। अब बड़ा करके देखो मैं ले आया, ये आपका रूस हो गया, ये आपका जापान हो गया, कोरिया नीचे चला जाता है, तो यही जो एरिया देखो ये है। ठीक है, समझ गए। अब मैंने भैया देखो बहुत डिटेल में बता दिया। अब इससे ज्यादा अच्छे से चाहिए तो थोड़ा सा फिर खुद भी मेहनत कर लो। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत हद तक बताने का प्रयास किया मैप के जरिए। विलिंगटन द्वीप किस जो है राज्य में स्थित है? बताए, विलिंगटन द्वीप किस राज्य में स्थित है? देखो ये भी न्यूज में है, ये इंडिया में ही है। कितने लोग को पता है विलिंगटन द्वीप के बारे में? नहीं पता है? तो चलिए मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको इस क्लास के जरिए। बताइए इसका सही जवाब क्या है। बहुत लंबी क्लास नहीं होती दोस्तों, लगभग 1 घंटे के आसपास की एक क्लास होती है। 1 घंटे के अंदर अंदर एक क्लास खत्म कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया जाता है। और 1 घंटा आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं मेरी हर हफ्ते में 1 दिन, तो आप जान के चलो बहुत लोगों से बहुत आगे, क्योंकि चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आता हूँ और जितना चीज यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ ना, उन लोगों से बहुत ज्यादा आगे हो जाओगे तुम, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, लेकिन बस क्या है, पढ़ो, उसका रिविजन जरूर कर लो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, कोच्चि शहर के नजदीक स्थित है, जो भारत के सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीपों में से। तो कोच्चि कहाँ है भैया? कोच्चि आपका केरल, यानी कि विलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में है। और क्या है, देखो विलिंगटन द्वीप क्या है? मानव निर्मित द्वीप, यानी कि आर्टिफिशियल आपका आइलैंड है, जो कोच्चि शहर के नजदीक है। अब देखो इसके बारे में और जानते हैं। इसका निर्माण 1933 में भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के नाम पर किया गया था। इसका निर्माण, देखो ये द्वीप बना कैसे था। दरअसल जो आधुनिक आप कोच्चि बंदरगाह बनाते समय जो वहां पर वेम्बनाड झील है, उसको जब गहरा कर रहे थे, तो उसकी जो निकाली गई मिट्टी थी, उसी मिट्टी का प्रयोग करके वो द्वीप का निर्माण किया गया था। ठीक है, दरअसल हम लोग क्या कर रहे थे, कोच्चि बंदरगाह बना रहे थे, तो उसके लिए जो वेम्बनाड झील था उससे मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। तो उसी की जो मिट्टी का हम लोग कहीं लेकर जाके डालना था ना कहीं, तो आपको पता है यहाँ दुनिया में चीजें एक स्थान दूसरे स्थान जाती हैं बस, तो वहीं लेकर जाते तो द्वीप का निर्माण हो गया था। इस दरअसल अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी वहां पर केरल में मांग उठी है कि जो यह द्वीप है इसको रेनोवेट किया जाए। क्यों? क्योंकि भैया जो यह द्वीप था, ये कंटेनर टर्मिनल संचालन, जो आपको वल्लारपदम केरल में एक जगह है, वहां पर जब से स्थानांतरित हुआ है तब से ये जो है वीरान हो गया आपका वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, तो वहां पर मांग उठी है, न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए। बार बार कहता हूं, यही सब चीजें हैं जो आपके प्रश्न बन के आ जाते हैं, फिर आप लोग कहते हो कि ये मैंने पढ़ा नहीं था। क्यों?
पढ़े रहोगे तब जब अच्छी क्लास देखोगे, अच्छे से समझोगे। अब इतना मैंने क्यों बताया, इतना इसलिए बता दी कि कहीं से प्रश्न पूछ लो, भैया एग्जामिनर हो, आओ पूछो इससे प्रश्न, क्या पूछोगे, क्योंकि हर पेपर की एक क्या होती है, लिमिट होती है। जितना लिमिट है ना उनकी, उससे ज्यादा ही बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते वो। 10% प्लस भले होता है जो बहुत ज्यादा खिलाड़ी बन जाए, वरना यही उनकी लिमिट है। जितना बता रहा हूँ, कोई भी स्टेट पीसीएस ले लो, एसएससी एग्जाम ले लो, वनडे एग्जाम ले लो, यही उनकी औकात, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, ये जाने रहना। पेपर उठा के देख लो यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ, पेपर देख लो, खुद पता लग जाएगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतने में से प्रश्न आपका आता है या इससे बाहर आता है, ठीक है, खुद जान जाओगे। मतलब करंट अफेयर्स तो पुराना हो गया ना, ये प्रश्न तो नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें प्रश्न का तरीका पता लग जाएगा ना कि हाँ ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। वेज बैंक इकोसिस्टम, चलो देखते हैं कितने लोग के बारे में पता होगा। किस राज्य के समीप स्थित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किस राज्य के समीप स्थित है, जवाब दीजिए। बस भैया कुछ ही प्रश्न और, लगभग लगभग यहाँ पर 40 मिनट तक क्लास आपको जो है हो चुका है, 45 मिनट का। तो बस 2-3 प्रश्न और कराऊंगा, फिर क्लास खत्म कर दूंगा, ठीक है। 155 मतलब करीब 20 प्रश्न आपके कम से कम मैं कराता ही हूँ हर क्लास में, तो 155 पे आपके 20 प्रश्न हो जाएंगे, तो आराम से क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो वेज बैंक इकोसिस्टम, जितने लोगों ने क्या तमिलनाडु जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। आइए जानते हैं क्या डिटेल। दरअसल यह इकोसिस्टम जो कन्याकुमारी जिले, जो तमिलनाडु में केप कैमोरिन जो सबसे दक्षिण में स्थित है, वहां पर है, ठीक है। ये क्यों है, दरअसल जो आपका भारतीय महाद्वीपीय मग्न तट यानी क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा है, ठीक है। अभी मैं आपको मैप दिखाऊं, मैप समझिएगा क्या कहना क्या चाह रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा मैप में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। आइए इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया में ये देखो, ये रहा आपका, ठीक है, ये एरिया। आयो, थोड़ा सा मैप में भैया ये दिक्कत होती है, थोड़ा सा मुझे जो है टाइम देना पड़ जाता है। आप मलेशिया, ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है, ये रहा इंडिया। आप देखो ये जो ठीक है, यहीं पर जो कॉन्टिनेंट, जैसे राम ऐसे ये देख रहे हो, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है कि तुम्हारा वो जो है एक अधिकार क्षेत्र होता है, उस पर तुम जो है अपनी कोई भी खेती कर, मतलब क्या ना, वहां पर तुम अपना कुछ भी माइनिंग या मछली पकड़ना चीजें कर सकते हो, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको पता है बहुत अच्छी खासी जो है जैविक चीजें, मतलब क्या कहते हैं, समुद्री पाए जाते हैं, मछलियां और काफी चीजें। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसके यहीं पर कौन सा शहर में, अभी मैंने बताया आप लोगों को प्रश्न में, यहाँ पर क्या मैंने बताया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, खुल जाए यहाँ कन्याकुमारी जिला। अभी मैंने क्या आपको बताया, कन्याकुमारी जिला। तो कन्याकुमारी जिला आपको कहाँ दिख रहा है भाई, एकदम देखो नीचे, ये देख रहे हो कन्याकुमारी, यहीं पर जो है इसी का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहीं पर वेज बैंक इकोसिस्टम स्थित है, ठीक है। समझ गए, मैप में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो है यहीं पर स्थित है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो ये दुनिया के सर्वाधिक उत्पादक तटीय क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब की जल धाराएं मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा एरिया है, थोड़ा सा टिप पॉइंट निकला हुआ है, तो दोनों की जल धाराएं आके आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इधर से क्या कहते हैं, इधर से आपका आ गया बंगाल की खाड़ी का, इधर से आ गया अरब सागर का, और ये टिप पॉइंट के रूप में निकला, तो दोनों आकर के मिलते हैं। और जहां दोनों मिलते हैं ना, वहां बहुत अच्छे से जो है क्या कहते हैं, समुद्री जो आपका होता है, क्या कहते हैं, जनसंख्या अच्छी खासी होती है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिल जाए फिर क्या, सोने पे सुहागा हो जाता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी का शुभारंभ किया है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी एवं इक्विटी का शुभारंभ किया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बस भैया आपकी क्लास खत्म होने का समय है, लगभग लगभग जितनी समय की जरूरत होती है उतना समय ही लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी क्लास कराने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, भारत। देखो भैया भारत ने जो है ये अलायंस फॉर ग्लोबल जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी का जो शुभारंभ किया है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भारत ने इस तरह किया है। देखो जो आपके स्विट्जरलैंड के दावोस में जो आपका विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक होती है, दरअसल वही दावोस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है विश्व आर्थिक मंच का, वहीं पर इसे लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है समझ ले, देखिए कोई भी चीज अगर स्थापित की जाए इसका उद्देश्य जरूर जरूर आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। इसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम पद्धति, मतलब जो टेक्नोलॉजी उसको एक साथ लाना, उस ज्ञान साझाकरण यानी कि उस ज्ञान को आपस में जो है बांटना। इससे क्या हो, इससे जो महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा
और इस तरह के प्रमुख क्षेत्र में निवेश को आकर्षित मिले। मतलब कोई भी देश, आपको पता है हर देश अपने यहाँ पर चीजों को अच्छा करके टेक्नोलॉजी के द्वारा चीजें आसान बनाना चाहता है कि जिससे हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, इन सबको फायदा हो सके। जैसे आज के समय ऑनलाइन एजुकेशन के, आज के समय ऑनलाइन एजुकेशन सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हो रहा है। वो घर पे अपना काम भी कर रही हैं, घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ रहा है, और उनके माँ बाप को जो हमारे दिमाग इंडिया में एक मेंटेलिटी, उस मेंटेलिटी के साथ वो कुछ कर भी पा रही हैं। ठीक है, ये चीज फायदा है। इसे देखो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता जो है प्रदान करेगा, और इस जो अलायंस का संचालन होगा वो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यहां पर अगर पूछ लेगा कि इसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्या होगा, तो ये सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, जो इंडिया ने अलायंस की घोषणा की है। चलो भैया, ये आज का आखिरी प्रश्न और क्लास खत्म करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, आरंभ किया जिसकी शुरुआत निम्न राज्य से हुई, बताइए। यानी कि प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। आप पूछ रहे हैं इसकी शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई, तो ये आपको देखना, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलो भैया, इस आखिरी प्रश्न का यहाँ पर जवाब देखते हैं और क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग आपके 50-52 मिनट हो रहे होंगे, इतना मुझे अंदाजा लग जाता है मेरी क्लास से। तो जितने लोगों ने क्या इस कार्यक्रम का आरंभ किया, जिसमें प्रतिभागियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक आवासीय कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, किस तरह का कार्यक्रम होगा, आवासीय कार्यक्रम होगा। और इसी शुरुआत अगर पूछा जाए कहां से किया गया, तो आपके गुजरात से किया गया। कहां पर, गुजरात से। कैसे, आगे देखते हैं। इसमें जो है जब ये 9 से 12 के छात्रों को ले जाएंगे तो 20-20 बच्चों का एक बैच होगा, जिसमें 10 लड़के होंगे, 10 लड़कियां होंगी। ठीक है, जो आवासीय कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को सबसे पहले बड़नगर, जो गुजरात में है स्थित है, जो आपके 1888 में वर्नाकुलर स्कूल से शुरू किया गया, मतलब शुरू था, वहीं से इसकी शुरुआत होगी। तो कार्यक्रम की शुरुआत आपके बड़नगर गुजरात से होगी। आपका जो IIT गांधीनगर है, ठीक है, इसने इस जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इसके लिए मूल्य आधारित 9 थीम्स तैयार किया। क्या, मूल्य आधारित 9 थीम्स। हो सकता है पूछ ले कि प्रेरणा के लिए एक कार्यक्रम जिसे शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, इसके लिए किस IIT से जो है सहायता दी जा रही है, किसने जो है मूल्य आधारित 9 थीम्स पर जो है कार्यक्रम में सहायता दी है, तो उसका सही जवाब होगा IIT गांधीनगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मूर्त रूप देना और विविधता में एकता को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य जो है यहाँ पर क्या है, ये जान लो। मैंने बार बार का उद्देश्य जरूर पता होना चाहिए, इसीलिए आप मेरे जो पॉइंट्स होते हैं उनमें पॉइंट्स में आप इन सब चीजों को जरूर देखते हैं, क्योंकि यही वो चीजें जहां से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो एक ही मतलब, प्रश्न पूछने का एग्जामिनर का मोटो बस 2 चीज होता है कि आप वास्तव में इन चीजों को जानते हो कि नहीं जानते हो, और आपने साल भर में जो है कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई की है कि नहीं की है, बस इतना देखता है। ओके, तो बताइए क्लास कैसी रही, अच्छी रही, मजा आया, एक एक प्रश्न कैसे लगे, डिटेल जानकारी थी। मैं कह रहा हूं ये पढ़ लो, नोट्स बनाए हो तो बना लो, एक बार जो है हफ्ते भर में एक बार फिर से 20 क्वेश्चन की मुझे 45-50 मिनट क्लास है। अब तुम इसे 1.5 पे भी देख सकते हो, आराम से रिवीजन कर लेना। फिर देखो तुम ऐसे ही खाली कुछ ना करो, हफ्ते में एक दिन लेकर के आता हूं, क्लास देख लो, उसके बाद एक दिन रिवीजन कर लो, हफ्ते में किसी भी एक दिन, तेजी से खत्म, टाटा बाय बाय। बहुत जबरदस्त तैयारी तुम्हारी हो जाएगी। रिवीजन करते ही रहा करो, बार बार कहता हूं, अगर मेरी क्लास किसी दिन नहीं चलती तो पुरानी चीजों का रिवीजन कर लिया करो। प्लेलिस्ट बनाए भी भैया, करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट है, आपके पेपर तक प्लेलिस्ट डाल दूंगा। मतलब प्लेलिस्ट तो है ही, मतलब प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वो मतलब आपको मिलती है। तो उससे क्या होगा, आप अगर उसको रिवीजन करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, खाली टाइम में डेट नहीं आ रहा है, क्या करें कैसे करें, काफी राज्य वाले परेशान, यूपी वाले परेशान, डेट नहीं आ रहा, अरे डेट नहीं आ रहा, पढ़ते रहो ना, रिवीजन करते रहो। अब पेपर आएगा तभी रिवीजन करोगे क्या, अभी थोड़ा थोड़ा करते रहो, पेपर टाइम पे तो फिर इकट्ठा बैठा जाएगा ना, 6-6 घंटा 8-8 घंटा, फिर बढ़िया से रिवीजन किया जाएगा। चलो इसके साथ बाय बाय, टाटा सी यू। लाइक नहीं किया लाइक कर दे, इंस्टा पर अगर मुझे फॉलो नहीं किया फॉलो कर ले, दोनों इंस्टा आईडी दी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, अब बेल आइकन जरूर दबाया करें, वरना नोटिफिकेशन में दिक्कत होती है, मैंने चीज नोटिस किया है। और बाकी ऐसी क्लास चलती रहती है, रोज सुबह 10 बजे प्रैक्टिस क्लासेस चलती है, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। बाकी पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां से अगर पॉलिटी आपको पढ़ना है तो बहुत हद तक पढ़ाया गया है, बहुत जल्द वहां पर 1-2 क्लासेज और ऐड होने वाली है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो आप पॉलिटी पढ़ोगे तो खुद जान जाओगे कि आपको उसको पढ़ने के बाद किसी किताब को पढ़ने की जरूरत है या नहीं है, एक बार पढ़ो फिर जानो, मेरे कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप देख के समझते हो तो कहने से ज्यादा असर होता है। ठीक है, बाय बाय, टाटा सी यू, हैव अ गुड डे।